सामान्यतः आज हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए संस्कृत में ये उपयोगी है। सबसे पहले समास की परिभाषा, सम सनम समास है, या फिर इस परिभाषा में व्याकरण की इस परिभाषा में और भी अन्य परिभाषा है। ये एक परिभाषा। नंबर 2 परिभाषा है एक पदी भवनम समास है। एक पदी भवनम समास, ये भी डेफिनेशन है व्याकरण की। दोनों प्रकार की परिभाषाएं हैं। हिंदी में वस्तुतः आपको पता है विभक्तियां हटा करके एक पद बना देना समास कहलाता है। विभक्तियां हटा करके एक पद बना देना समास कहलाता है। समास सम प्लस आस, समास का मतलब होता है सम प्लस अस प्लस गय, इन तीनों से मिलकर के सम उपसर्ग है, आस इसमें धातु है और गय इसमें प्रत्यय है। इन तीनों से मिलकर के समास शब्द बना है। ये जो समास शब्द बना है, सम उपसर्ग है, अस धातु है और गय प्रत्यय है, जिससे शब्द बनता है समास। अब ये जो दोनों परिभाषाएं व्याकरण के अनुसार सम सनम समास और एक पदी भवनम समास। अब जानते हैं समास कतिदा, समास कितने होते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार समास 6 होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुव्रीहि समास। ये जो 6 समास होते हैं व्याकरण में, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, दोनों में यही ध्यान रखना है। ये 6 प्रकार के समास, अव्ययभाव समास पहला, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। अब हम जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसके बारे में जानते हैं। अव्ययी भाव समास की संस्कृत में परिभाषा होती है पूर्व पद प्रधाने, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव जिस समास का पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है।
अन्य और इसकी विशेषताएं हैं कि यह हमेशा नपुंसकलिंग में बनता है। इसमें पहली चीज है अव्ययभाव समास में सबसे पहले परिभाषा है पूर्व पद, जिसका पहला पद, संस्कृत में बोलते हैं व्याकरण में पूर्व पद, पहला पद जिसका प्रधान हो अव्ययभाव समास होता है। दूसरा इसका नियम है कि ये हमेशा अव्ययभाव समास, अवयवी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग में होता है। इसका जो समस्त पद बनता है वह नपुंसक लिंग में बनता है। जैसे आपने सभी क्लास में पढ़ाई है, यथाशक्तिम, यथाशक्ति, अनुरूपम, उपकृष्णम, यथाशक्ति, प्रत्येकम, प्रतिक्षणम, यानी नपुंसक लिंग फलम की तरह नपुंसक लिंग में बनता है। और जो उपसर्ग होते हैं वो अव्ययभाव समास में अवयव बन जाते हैं। उपसर्ग अवयव होते हैं इस समास में। इस समास में उपसर्ग को भी अव्यय माना गया है, अव्यय माना जाता है। तीसरी बात इस समास की, तीसरा नियम है इस समास में उपसर्ग को भी अव्यय माना जाता है। उपसर्ग 22 होते हैं, आपको पता होगा। प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत व्याकरण में फिक्स होते हैं। 22 उपसर्ग, हिंदी में और एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन संस्कृत में 22 जो उपसर्ग फिक्स होते हैं ये भी इस समास में अवयव होते हैं, इनको भी अवयव माना जाता है। अब देखिए, जैसे ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ ये दोनों परिभाषाएं। उदाहरण लेते हैं इसमें। यथा, यथा का मतलब होता है उदाहरण। उपकृष्णम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। तो ये जो बना हुआ है कृष्णस्य समीपम, यह कहलाता है समास विग्रह। विभक्तियों के अनुसार टुकड़े कर देना समास विग्रह कहलाता है। और ये जो उपकृष्णम है, ये देखो आप नपुंसक लिंग में है, उपकृष्णम, फलम, फलम में मैं रहता था, उसी तरह इसमें नपुंसक लिंग में होगा हमेशा अव्ययभाव समास। तो ये कहलाता है समस्त पद। तो जो उपकृष्णम है पहला उदाहरण, वो समस्त पद कहलाता है। और जो कृष्णस्य समीपम है ये समास विग्रह कहलाता है। तो विभक्तियों से जिसके टुकड़े किए जाते हैं वो समास विग्रह कहलाता है। और विभक्तियां हटा करके जिसको बना दिया जाता है वो समस्त पद कहलाता है। यहाँ विभक्ति हटा दी जाती है और मिला दिया जाता है। विभक्ति हटा दो समस्त पद बन जाएगी, विभक्ति लगा दो समास विग्रह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ नियम है कि उप जो है, उप जो उपसर्ग है, प्रे, प्रा, अप, सम, यह भी मैंने आपको बताया। जो उप उपसर्ग है इसका वाचक, वाचक का मतलब इस उप उपसर्ग का जो अर्थ है, वाचक का मतलब अर्थ, इस जो उप उपसर्ग का अर्थ है, वाचक है, वो हमेशा षष्ठी विभक्ति में इसका विग्रह करता है। जो संज्ञा शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति में, ये नियम है व्याकरण का, षष्ठी विभक्ति में ही विग्रह होगा उसका।
तो इसलिए कृष्ण की क्या कर दी हमने, षष्ठी विभक्ति कर दी। और आगे जो हो गया समीपम, तो कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। अब यहाँ जैसे इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण ले लें। क्या इसी में होता है? नहीं, जहाँ पे बिल्कुल लग जाएगा वहाँ ये नियम लगेगा, षष्ठी विभक्ति वाला है, विभक्ति षष्ठी होगी। जैसे आपको इसी टाइप का दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ मैं कह दूँ अभी आपको उपरामम, ये उदाहरण चेंज कर दिया। यहाँ उपसर्ग है तो वाचक का अर्थ अभी बताया था चेंज हो जाता है, षष्ठी विभक्ति में हो जाता है, तो इसका हो जाएगा रामस्य समीपम। ये इसका विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया रामस्य समीपम। और इसका समस्त पद हो गया उपरामम। उपग्रामम, तीसरा उदाहरण देखो, उपग्रामम के दिया मैंने, तो इसका अर्थ हो गया ग्रामस्य समीपम, गांव के समीप। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का आगे की, तो षष्ठी विभक्ति आ गई। उपग्रामम गांव के, तो गांव के, ग्रामस्य समीपम गांव के, तो ये हो गया इसका समास विग्रह दोनों का। और ये दोनों का 2 नंबर और 3 नंबर का हो गया समस्त पद। उपरामम का बन जाएगा रामम, रामस्य समीपम षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा। उपाते षष्ठी विभक्ति करनी है, समास विग्रह संज्ञा शब्द। उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उपराजम राजस्य समीपम, राज्ञ समीपम, राजा शब्द बन जाता षष्ठी में राज्ञ, राज्ञ समीपम। तो इसी प्रकार के उदाहरण होते हैं। जैसे यथाशक्ति, सभी क्लासों में आपने पढ़ा है, शक्तिम अनतिकर में बन जाएगा। प्रत्येकम तो बन जाएगा, प्रति उपसर्ग आ गया आगे, एकम एकम प्रति बन जाएगा। प्रति क्षणम 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 प्रति बन जाएगा। हरौति तो अधिहरि बन जाएगा। वहां पे देखो आप, जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, हरौति, जैसे अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है, हरौ इति, अधिहरि बन जाएगा इसका। यह कहलाता है समस्त पद और यह कहलाता है समास विग्रह। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अधि उपसर्ग, तो 22 उपसर्ग है संस्कृत में। अधि उपसर्ग का वाचक जो अर्थ होता है वो हमेशा सप्तमी विभक्ति में होता है। कौन सी विभक्ति में होता है? सप्तमी। अधिक जो उपसर्ग है इसका वाचक अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति में। ये व्याकरण के नियम है। तो इसीलिए हरव, हरि हरि हरिये, हरिम हरि हरि, सप्तमी एकवचन में बनता है हरव, हरव इति। तो इसका अर्थ हो गया भगवान में, हरि में, अधिकरण में पेपर, तो हरि में, भगवान में, तो इसका के समस्त पद हो गया अधिहरि। हरव का हो गया अधिहरि। तो इस प्रकार के उदाहरण आपके बन जाते हैं। यथाशक्ति जैसे आपको बताया, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिकर्मे, इसका बन जाएगा आपके शक्तिम अनतिकर्मे। ये हो गया इसका समास विग्रह। और ये हो गया इसका समस्त पद। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यथा। यथा एक अव्यव शब्द है। अभी नियम में हमने पढ़ा था अव्यव शब्द होना चाहिए। और उपसर्ग भी संस्कृत व्याकरण वाले अवयवी भाव समास में अवयव हो जाते हैं, उपसर्ग भी इस समास में। तो यथा क्या हो गया? अवयव हो गया। तो इसका देखो शक्तिम हो गया,
शक्तिम अनत्ति कर्मे, शक्ति के अनुसार उसको बोलते हैं यथाशक्ति। ये समस्त पद हो गया, ये समास विग्रह हो गया। तो ये एग्जाम में आपकी यथाशक्ति आता है तो आपको विग्रह करना होता है शक्तिम अनत्ति कर्मे। अगर विग्रह आता है शक्तिम अनत्ति कर्मे तो एग्जाम में आपको बताना होता है समस्त पद यथाशक्ति, या फिर नाम बताना होता है कि ये अवयवी भाव समास है। तो इसको, इसके उदाहरणों की आपकी बुक भरी पड़ी है, बुक खोलें, व्याकरण की बुक खोलें, देखें, सभी चीज़ें मिल जाएगी, सभी क्लासों को मिल जाएगी। ध्यान से 9, 10 वाले विशेष तौर से इस चीज़ को पढ़ें, समझें। धन्यवाद।